नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ग्राम सभा के सम्मेलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। सम्मेलन चार प्रकार के होते हैं ग्राम सभा में। एक सामान्य सम्मेलन, दूसरा विशेष सम्मेलन और तीसरा होता है आपका वार्षिक सम्मेलन और चौथा ग्राम सभा में होता है संयुक्त सम्मेलन। ठीक है, तो दोस्तों इस सम्मेलन जब भी ग्राम सभा में सम्मेलन होता है तो उसका कुछ तिथि होता है, कुछ डेट होगा, कुछ स्थान होगा और समय भी होगा कि किस समय पर यह सम्मेलन होने वाला है। तो उस सम्मेलन का, चाहे मैं सामान्य सम्मेलन की बात करूं या मैं विशेष सम्मेलन की बात करूं या मैं वार्षिक सम्मेलन की बात करूं या संयुक्त सम्मेलन की बात करूं, ठीक, सभी सम्मेलन का तिथि, स्थान और समय तय कौन करता है, ये तीन चीजों का निर्धारण कौन करता है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना है, क्या तिथि, स्थान और समय का निर्धारण कौन करता है, अगर पूछे तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना है दोस्तों किसको? सरपंच करता है। कौन जी? सरपंच करेगा। ठीक, सरपंच जो पंचायत का हेड होता है, ग्राम पंचायत का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, उसी को तो सरपंच कहते हैं। वो सरपंच ही निर्धारण करता है कि ग्राम सभा का सम्मेलन कब होगा, कहां होगा, किस समय होगा। ठीक है, मान लो सरपंच अनुपस्थित है, तब पहली बात याद रखना है, सरपंच करेगा। यदि सरपंच अब्सेंट है तो कौन करेगा? इसके अनुपस्थिति में दोस्तों याद रखना है कौन करता है, तो उप सरपंच करता है। ठीक है, उप सरपंच करेगा यदि सरपंच अनुपस्थित है तब, राइट। ठीक है, मान लो सरपंच भी अनुपस्थित है और उप सरपंच भी अनुपस्थित है, तब के कंडीशन में ग्राम सभा की सम्मेलन का तिथि, स्थान और समय का निर्धारण कौन करता है? तो आंसर होगा दोस्तों कौन? सचिव जी। कौन? तो सचिव करता है, भूलना नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस देना है आपको, सरपंच करेगा हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। सरपंच अनुपस्थित है तब के केस में उप सरपंच करेगा। ठीक ना, मान लो उप सरपंच अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो दोस्तों सरपंच ही करेगा। मान लो दोनों अनुपस्थित है, सरपंच भी अनुपस्थित है और उप सरपंच भी अनुपस्थित है, तब के कंडीशन में दोस्तों थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस देना है आपको। किसको? कौन करता है? तो सचिव जी करता है। ठीक, तीन लोगों को याद रखना है, तीन लोगों, राइट। अब इस ग्राम सभा की सम्मेलन का क्या हो सकता है दोस्तों? जो भी सम्मेलन होगा उस सम्मेलन की एक पूर्व सूचना होती है। जैसे सम्मेलन मतलब बैठक, बैठक की पूर्व सूचना होगी कि फला बैठक कब होगी, कितने दिन पूर्व सूचना जारी किया जाएगा, कितने दिन पूर्व सूचना जारी किया जाता है, इसके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है ग्राम सभा के परिप्रेक्ष्य में, राइट। यदि मैं सामान्य सम्मेलन की बात करूं, सामान्य सम्मेलन, सम्मेलन है ना ये, और एक होता है दोस्तों आपका विशेष सम्मेलन। विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन को ही क्या कहा जाता है? आपात सम्मेलन भी कहा जाता है, राइट। यदि सामान्य बैठक है, सामान्य सम्मेलन है, सामान्य सम्मेलन आप जानते हैं जो प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए, जिसका तिथि फिक्स है, जैसे 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून और नवंबर में सुझाई गई तिथि, ये सब क्या है? सामान्य सम्मेलन है, सामान्य बैठक है। ये सामान्य बैठक की सूचना
कब कितने दिनों में जारी की जाती है? तो दोस्तों याद रखना है 7 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व सूचना जारी की जाती है कि फला बैठक फला तिथि को, फला तारीख को, फला समय पर होगा। ठीक है, 7 दिन पूर्व सूचना जारी की जाती है। ठीक, मान लो विशेष सम्मेलन है, विशेष सम्मेलन मतलब आपात इमरजेंसी में सम्मेलन बुलाया जा रहा है। जब इमरजेंसी में सम्मेलन बुलाया जाता है, बैठक बुलाया जाता है, तो निश्चित रूप से उसका समय अवधि कम होगा, क्योंकि वो विशेष सम्मेलन है, स्पेशल असेंबली है, इसका समय भी कम होगा। तो याद रखना इसमें समय कम है। विशेष सम्मेलन की स्थिति में 3 दिन पूर्व सूचना जारी की जाती है, 3 दिन पूर्व सूचना जारी की जाती है। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसको। दोस्तों प्रश्न उठता है कि यह सूचना जारी कौन करता है? 7 दिन पूर्व सूचना जारी, 3 दिन पूर्व सूचना जारी, यह सूचना जारी कौन करता है? और उस सूचना में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, क्या क्या जानकारी होता है, इसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, लिख लिए होंगे आप लोग, यहां तक मैं मिटा देता हूं। ठीक, चलिए तो देखिए पहला कि सूचना जारी कौन करता है? सूचना जारी कौन करता है? तो आंसर होगा मेरे दोस्तों कौन? तो सचिव जी करता है, सचिव करता है। 7 दिन पूर्व सूचना, 3 दिन पूर्व सूचना, ये जारी कौन करता है? तो सचिव करता है। ठीक, इस सूचना में क्या क्या जानकारी होता है? ठीक, सूचना में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? सूचना में जानकारी क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? उस सूचना, जो सूचना जारी किया गया है, उस सूचना में क्या क्या जानकारी होता है? ठीक ना दोस्तों, इस सूचना में अगर इंफॉर्मेशन की मैं बात करूं तो इसमें होता है क्या? बैठक की जानकारी, बैठक की जानकारी मतलब सम्मेलन की जानकारी होता है। ठीक, सम्मेलन की जानकारी, सम्मेलन की जानकारी में 4 चीजें महत्वपूर्ण है, 4 चीजें होती है उसमें। क्या क्या? पहला याद रखना है दोस्तों, उस सम्मेलन की, उस बैठक की तारीख क्या होगी, तारीख के बारे में उसमें जानकारी होती है, तारीख लिखी होती है कि फला तारीख को होगी। दूसरा याद रखना है दोस्तों, इसमें जो होती है जानकारी, वो होती है दोस्तों क्या? समय की, समय की जानकारी होती है कि किस समय पर होगी। ठीक ना। और तीसरा इसमें जो जानकारी होती है दोस्तों, वो स्थान की होती है कि कहां पर होगी, स्थान की जानकारी होती है कि कहां पर ये बैठक होगी या सम्मेलन होगी। चौथा इसमें जो जानकारी होती है, इसको भी याद रखना है, चौथा जानकारी होती है दोस्तों इसमें एजेंडा, उस बैठक की पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है। ये इन 4 चीजों की इसमें क्या होती है? जानकारी होती है। और इस सूचना को जारी कौन करता है? तो सचिव करता है। प्रश्न उठता है सचिव कौन है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो सचिव होता है। ठीक, क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गया होगा जी। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे की इंफॉर्मेशन को देखते हैं हम क्या है। देखिए, ग्राम सभा के सम्मेलन का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम समझ लेते हैं। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, एक आपको याद रखना है और एक दूसरा याद रखना है अपनी अध्यक्षता का।
ठीक, अच्छा नहीं बनाइए। ऐसे, ठीक। दो चीजें इसमें याद रखना है ग्राम सभा के सम्मेलन का उत्तरदायित्व के संबंध में। क्या क्या याद रखना है कि बैठक बुलाने का दायित्व किसका होगा। पहली चीज याद रखना है बैठक बुलाने की दायित्व, बैठक बुलाने का दायित्व किसके पास है, दायित्व किसके पास है, ठीक। दूसरा चीज याद रखना, मान लो बैठक बुलाया गया तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दूसरा चीज इसमें याद रखना है सम्मेलन की अध्यक्षता, सम्मेलन की अध्यक्षता, अध्यक्षता, ठीक। उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। अब सम्मेलन दोस्तों दो तरह की होती है, एक होती है आपके सामान्य क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में ग्राम सभा की सम्मेलन अलग तरीके से होती है। दूसरा दोस्तों आपके अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की सम्मेलन अलग तरीके से होती है। ये फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है जी, ठीक ना। देखिए अब समझते हैं ग्राम सभा के सम्मेलन बुलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, ये किसके पास है। अगर आपसे पूछे तो आंसर करेंगे ये सरपंच के पास है। किसके पास है, सरपंच के पास है। सरपंच ही ग्राम सभा का सम्मेलन बुला सकता है, बुलाने का उत्तरदायित्व है सरपंच के पास। मान लो सरपंच सम्मेलन बुलाने में असफल रहता है, फेल हो जाता है, सम्मेलन नहीं बुला पाता, तो क्या होगा। सम्मेलन बुलाने में असफल हो गया, मान लो सरपंच सम्मेलन बुलाने में असफल है, बुलाने में क्या है दोस्तों, असफल है, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो दोस्तों यदि सरपंच सम्मेलन बुलाने में असफल हो जाता है, सम्मेलन नहीं बुला पाता, एक निर्धारित समय अंतराल में, एक नियमित समय अंतराल में सम्मेलन बुलाने में असफल है सरपंच, तो वह निर्हित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्हित हो जाएगा। याद रखना है अयोग्य हो जाएगा। निर्हित शब्दों को याद रखना है, निर्हित हो जाएगा, निर्हित हो जाएगा, ठीक। सम्मेलन बुलाने में असफल है तो वह अयोग्य हो जाएगा, निर्हित हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि सर उस सरपंच को निर्हित कौन करेगा, अयोग्य करार कौन करेगा। इसके संबंध में एक विहित अधिकारी होता है। इसके लिए जो विहित अधिकारी है, विहित अधिकारी क्या होता है दोस्तों, हम पिछले क्लास में कई बार पढ़ चुके हैं कि विहित अधिकारी को या विहित प्राधिकारी को मैं एक्सप्लेन किया हूं बहुत अच्छे शब्दों में, ठीक ना। विहित प्राधिकारी कौन होता है या अधिकारी, इसके संबंध में निर्हित कौन करेगा। तो दोस्तों याद रखना है इसके लिए जो विहित अधिकारी होता है वो कलेक्टर होता है। कौन होता है जी, कलेक्टर होता है, ठीक। क्रक्स में कैसे याद रखना है कि ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाने का दायित्व सरपंच के पास है, केवल सरपंच, सिर्फ सरपंच। लिख देता हूं ना, केवल सरपंच, केवल शब्द इंपॉर्टेंट है, पंच के पास नहीं है, उप सरपंच के पास नहीं है, केवल सरपंच के पास है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। सम्मेलन की ना गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व अलग है। गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व हम अभी पढ़ेंगे कुछ देर में। यह सिर्फ सम्मेलन बुलाने का दायित्व है, उत्तरदायित्व है।
मान लो सरपंच सम्मेलन नहीं बुला पाता है तो वह अपने पद से निर्हित हो जाएगा। एक नियमित समय अंतराल में अगर नहीं बुलाया तो, और उसे निर्हित डिक्लेयर कौन करेगा? तो दोस्तों उसके लिए एक विहित अधिकारी होता है। उस विहित अधिकारी कौन है? तो याद रखना है, कलेक्टर होता है। ठीक ना? ठीक। हालांकि एक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा सरपंच को। सरपंच को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को निर्हित करने से पहले या उसे पद से हटाने से पहले सुनवाई का अवसर अवश्य रूप से दिया जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये कलेक्टर को याद रखना है। बहुत सारी किताबों में ये नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि निर्हित कौन करता है, तो कलेक्टर साहब करता है। ठीक है ना, याद रखना है। अब सम्मेलन मान लो सरपंच बुला लेता है, बैठक बुला लेता है ग्राम सभा की, तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? चाहे वो सामान्य बैठक हो, चाहे वह विशेष बैठक हो, चाहे वह दोस्तों आपका क्या वार्षिक सम्मेलन हो या संयुक्त बैठक हो, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों इसके संबंध में सामान्य क्षेत्र में बात करूं तो सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है। मान लो सरपंच अनुपस्थित है तब सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करेगा? ये अगर अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। कौन करेगा जी? उप सरपंच करेगा। ठीक, मान लो उप सरपंच भी अनुपस्थित है, दोनों अनुपस्थित है, सरपंच भी अनुपस्थित है, उप सरपंच भी अनुपस्थित है, तब के कंडीशन में दोस्तों उपस्थित सदस्यों में से तीसरा, यहां पर पंच नहीं करेगा, सचिव नहीं करेगा अध्यक्षता। याद रखना, कभी भी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में कभी भी सचिव अध्यक्षता नहीं करता है। कभी भी, हमेशा एक शब्द में याद रखना है, ग्राम सभा में कभी भी जीवन में सचिव अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक, तो सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच। मान लो दोनों अनुपस्थित है तब के कंडीशन में उपस्थित सदस्यों में से बहुमत से निर्वाचित सदस्य, बहुमत से निर्वाचित सदस्य करेगा। ठीक, मान लो सम्मेलन बुलाया गया तो बहुत सारे सदस्य आएंगे, बैठेंगे सामने, यहां अध्यक्षता करने वाला सरपंच अनुपस्थित है, उप सरपंच अनुपस्थित है, तो जो सामने बैठे हुए हैं सदस्य, उपस्थित सदस्य हैं, उस उपस्थित सदस्यों में से बहुमत से निर्वाचित सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। राइट, ठीक। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में कंडीशन अलग है। क्या? अनुसूचित क्षेत्र में दोस्तों हमेशा याद रखना है, कभी भी पंचायत पदाधिकारी कभी भी अध्यक्षता नहीं करता है। सरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा अनुसूचित क्षेत्र में, याद रखना है। उप सरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा अनुसूचित क्षेत्र में। तीसरा क्या याद रखना है कि दोस्तों पंच भी अध्यक्षता नहीं करेगा अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की सम्मेलन में या बैठक में अध्यक्षता कभी भी सरपंच, उप सरपंच और पंच नहीं करता है। अर्थात एक लाइन में याद रखना है कि पंचायत पदाधिकारी अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्षता नहीं करता है। तो कौन करेगा? ठीक, तो कौन करेगा? तो याद रखना है दोस्तों, एसटी वर्ग का होना चाहिए। पहली बात याद रखना है, एसटी वर्ग का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होना चाहिए वह अध्यक्षता करने वाला। अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा
सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना है, बहुमत से चुना है। ठीक, क्लियर है। अनुसूचित क्षेत्र का मामला थोड़ा अलग होता है दोस्तों, ठीक ना। एसटी वर्ग की ही याद अध्यक्षता करके एक शब्द में याद रखना है कि भाई अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति ही अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में अध्यक्षता करता है, लेकिन उस एसटी वर्ग के व्यक्ति को उपस्थित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर चुना गया होना चाहिए, बहुमत से चुना होना चाहिए। पंचायत पदाधिकारी कोई भी व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। बहुत ही दोस्तों एक एक कंसेप्ट में आपको बिल्ड कर रहा हूं, इससे बाहर प्रश्न कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बताता हूं क्या है, देखते हैं इसके बारे में। और इसके संबंध में दोस्तों दो नोट याद रखना है आपको, नोट लिख लीजिए। क्या क्या आपको नोट याद करना पड़ेगा, पहला और दूसरा, दो नोट याद करना है। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो, पहली बात लिखिए, यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा, सूचना जारी करेगा। मान लो दोस्तों सरपंच बैठक बुलाने में, सम्मेलन बुलाने में असफल है, ना बुलाए बैठक, तो ऐसे कंडीशन में सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। किसकी सूचना जारी करेगा? तो सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। याद रखना है, कौन करेगा? तो सचिव करता है जी, सचिव जी। सचिव कौन है? तो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है, राइट। दूसरी बात याद रखना है दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण की बैठक का अध्यक्ष, की बैठक का अध्यक्ष, ठीक। जब भी ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण का बैठक हो, मान लो किसी बैठक सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में है, तो उस बैठक की अध्यक्षता कभी भी पंचायत पदाधिकारी नहीं करेगा। पंचायत पदाधिकारी को नहीं बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। अर्थात सामाजिक अंकेक्षण की बैठक में कभी भी सरपंच, उप सरपंच, पंच को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति कोरम, ग्राम सभा की कोरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे।
देखिए, अब ये कोरम क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोरम किसी भी बैठक में, मान लो कोई भी बैठक है दोस्तों, कोई भी सदन है, चाहे हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, हम राज्यों में बात करें, विधानसभा की, इसमें जनता के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और जनता के प्रतिनिधि कानून के निर्माण में भाग लेते हैं। उस सदन में देश को कैसे चलाना चाहिए, देश में क्या खर्च करना चाहिए, देश का क्या दिशा निर्देश होना चाहिए, इसके संबंध में उस सदन में निर्णय लिया जाता है। तो जो भी निर्णय लिया जाता है किसी भी बैठक में, वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। याद रखना, किसी भी बैठक में शब्द याद रखना, किसी भी बैठक में जो निर्णय लिया जाता है, निर्णय वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है, बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। ठीक, कोई भी निर्णय हो, किसी भी बैठक की हो, वह बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जब निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा तो बहुमत के लिए लोगों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, प्रतिनिधि की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। बहुमत के लिए दोस्तों लोग होना चाहिए, निर्णय लेने के लिए उस सदन में होना चाहिए लोग। मान लो कोई नहीं आए तो वह बैठक नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे संविधान ने या हमारे कानून ने दोस्तों एक गणपूर्ति का प्रावधान कर दिया कि भाई हम जो भी कार्य करेंगे, बैठक को संचालित करेंगे, उसमें निर्णय गणपूर्ति बहुमत के आधार पर लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे इस बैठक में बहुमत के आधार पर लेंगे। अब बहुमत के लिए यहाँ उपस्थित सदस्यों की आवश्यकता है। मान लो नहीं आए, कोई नहीं आए उस बैठक में, तो निर्णय तो नहीं हो पाएगा, बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं हो पाया। जब बहुमत के आधार पर निर्णय नहीं हो पाता है दोस्तों, राजतंत्र हो जाता है। लोकतंत्र की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि इसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। ठीक ना, इसलिए हमारे संविधान ने प्रावधान कर दिया क्या? गणपूर्ति का, कोरम का। गणपूर्ति कोरम होता क्या है? तो वह न्यूनतम जनसंख्या, वह न्यूनतम जनसंख्या, वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में, जिसकी उपस्थिति में, ठीक, बैठक की कार्य संचालित हो। बैठक हो या पंचायत उपस्थिति में, बैठक बोल सकते हैं, बैठक की कार्य बैठक बोल सकते हैं, पंचायत का कार्य, ग्राम सभा का कार्य क्या हो? बैठक के कार्य संचालित होती हो, संचालित हो मतलब वह न्यूनतम, मिनिमम, वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति से उस बैठक का कार्य संचालित हो, अर्थात निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जा सकता हो। इसी को कोरम कहा जाता है, गणपूर्ति कहा जाता है। लोकसभा में भी गणपूर्ति है, राज्यसभा में भी गणपूर्ति का प्रावधान है। मैं राज्यों की बात करूं दोस्तों तो आपके विधानसभा में भी गणपूर्ति का प्रावधान है और विधान परिषद में भी गणपूर्ति का प्रावधान है। सब में 1/10, 1/10। ठीक, ठीक उसी प्रकार हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा में भी गणपूर्ति का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में भी गणपूर्ति का प्रावधान है, कोरम का प्रावधान है। अब ये जो गणपूर्ति है, केवल ग्राम सभा की बात कर रहा हूं ना, ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। तो ग्राम सभा की गणपूर्ति 2 क्षेत्र में अलग अलग होती है। एक होता है सामान्य क्षेत्र,
सामान्य क्षेत्र। दूसरा होता है अनुसूचित क्षेत्र। फ्लो चार्ट बना लेना है, मैं जैसा बनाऊं ऐसा। अनुसूचित क्षेत्र ऐसे में आपको याद रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र। सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति अलग तरीके से होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अनुसूचित क्षेत्र में गणपूर्ति अलग तरीके से होगा। राइट। सामान्य क्षेत्र में दो बातों को याद रखना है, दो पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है, कुल सदस्य का और दूसरा क्या याद रखना है, उपस्थित सदस्य में से महिला। कुल सदस्य का और दूसरा उपस्थित, उदाहरण के माध्यम से भी समझाऊंगा। उपस्थित सदस्य में से महिला सदस्य। ठीक, ये दो पॉइंट पे याद रखना है। सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य का, उस ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं, उस कुल सदस्य का 1/10 गणपूर्ति होता है। कुल सदस्य का 1/10 होता है। इस 1/10 में 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। 1/10 मतलब 1/10 क्या है, उपस्थित सदस्य की संख्या है। 1/10 क्या है, उपस्थित सदस्य है। इस उपस्थित सदस्य में अर्थात इस 1/10 में से महिला सदस्य कितना होना चाहिए, तो 1/3 होना चाहिए। कैलकुलेशन के माध्यम से भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ठीक, यह सामान्य क्षेत्र की है। अनुसूचित क्षेत्र में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। 1/3 सदस्य होना चाहिए, जो कि वहां पर उपस्थित सदस्य कहलाएंगे, वही गणपूर्ति कहलाएंगे। राइट। इस 1/3 सदस्य में से अर्थात उपस्थित सदस्य में से महिला सदस्य कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 1/3 होना चाहिए। ये भी 1/3 होना चाहिए। यह आपकी ग्राम सभा की क्या है, गणपूर्ति है। सामान्य क्षेत्र में अलग तरीके से, अनुसूचित क्षेत्र में अलग तरीके से। अब प्रश्न उठता है कि सर उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो ठीक, मैं उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। मान लो ए नामक ग्राम सभा है, ग्राम सभा है। इस ए नामक ग्राम सभा में कुल 120 सदस्य हैं। कुल 120 सदस्य, मतलब इस ग्राम में 120 व्यक्ति हैं जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है। मतलब इस ग्राम के मतदाता सूची में 120 सदस्य रजिस्टर्ड हैं। इस ग्राम के मतदाता सूची में जितने सदस्य रजिस्टर्ड हैं, उस ग्राम की ग्राम सभा का सदस्य होंगे, मेंबर होंगे। तो यहां कितना है, 120 याद रखना है। अब इस ए नामक ग्राम सभा की बैठक होना है, सम्मेलन होना है। सम्मेलन होने के लिए जरूरी तो नहीं है 120 सदस्य उपस्थित हो जाएं। तो इसके लिए एक मिनिमम, न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई, जिसे कोरम कहा जाता है। कोरम। तो कुल सदस्य का यहां कैलकुलेशन निकालूं। कुल सदस्य का मतलब 120 का 1/10 होना चाहिए। तो 120 का 1/10, 120 को मैं 10 से भाग दूंगा दोस्तों, तो क्या निकल के आ जाएगा यहां पास, कुल 12, कम से कम 12 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी इस बैठक की कार्यवाही संचालित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उस ग्राम सभा में कुल 120 सदस्य हैं। मान लो बैठक हुआ, किसी दिन सम्मेलन हुआ, तो कम से कम 12 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी उस बैठक की कार्यवाही संचालित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यदि
12 से अधिक हो सकते हैं ना, 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं। मान लो 12 के जगह 11 हुआ तो उस बैठक क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे। वह बैठक क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। 11 हुआ तो स्थगित, 10 हुआ तो स्थगित, 9 हुआ तो स्थगित, 12 होना चाहिए मिनिमम, 12 से अधिक हो सकता है, राइट। इस 12 में से, इस 12 में से देखिए 12 उपस्थित है, 120 का मैं 10 निकाला तो 12 निकल के आया। इस 12 मतलब उपस्थित सदस्य में से क्या निकल के आ जाएगा, उपस्थित सदस्य कितने हैं, 12। इस 12 में से 1/3 क्या होना चाहिए दोस्तों, महिला होना चाहिए। मतलब 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 महिला होना चाहिए। देखिए कुल उपस्थित 12 होना चाहिए, कुल उपस्थित कितना होना चाहिए, 12। इस 12 में 4 महिला होना चाहिए। 12 का 1/3 निकालूंगा तो 4 निकल के आ जाएगा, मतलब 4 महिला होना चाहिए। 4 महिला मतलब 8 क्या हो सकते हैं, 8 पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं। 8 पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 महिला होना चाहिए, कम से कम। अधिकतम के प्रावधान नहीं करता है, अधिकतम कितना भी महिला हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 महिला होना चाहिए। मान लो कम से कम 4 महिला नहीं हो पाया, मान लो कम से कम 3 महिला है, तो वह बैठक स्थगित हो जाएगा। वह बैठक क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। उस बैठक की कार्यवाही का संचालन नहीं होगा, राइट। यह सामान्य क्षेत्र की कहानी है। अगर मैं अनुसूचित क्षेत्र की बात करूं तो कुल सदस्य का 1/3, कुल सदस्य कितना है तो 120, तो मैं कुल सदस्य का 1/3 निकालता हूं। कुल सदस्य 120 है, 120 में 1/3 निकालूंगा तो निकल के आ जाएगा 3 चौक 12, मतलब 40। कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र में सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। 39 होगा तो बैठक स्थगित होगा, गढ़पूर्ति नहीं हो पाएगा। 40, 40 से अधिक हो सकता है, 41 हो सकता है, 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, लेकिन कम से कम 40 होना चाहिए, राइट। 39 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, यदि 38 होता है, 39 होता है तो वह बैठक स्थगित हो जाएगा, राइट। अब इस 40 में से, इस 40 में से 1/3, इस 40 में से 1/3 मतलब 3, 13, 39, 41 मतलब 13 निकल के आएगा, लगभग 13 महिला होना चाहिए। कुल मतलब उपस्थित कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। उस 40 में 13 महिला होना चाहिए, तभी गढ़पूर्ति हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। मान लो 13 महिला नहीं है, 12 ही महिला गए उस दिन, तो बैठक क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा, राइट। ठीक ना। कम से कम 12 महिला, 12 से अधिक हो सकता है, ठीक है जी। ये रहा आपका गढ़पूर्ति उदाहरण के माध्यम से, राइट। अब हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व क्या है, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 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 समझते हैं। अब इस गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व क्या है, इसको हम समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीकों से, ठीक है ना। देखिए ग्राम सभा की गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व हेडिंग बना लीजिए, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे तो किसके पास, किसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। दूसरा,
मान लो ये अपने ये जो जिसके पास है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह पूरा नहीं कर पाता है, अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है? उसे नोटिस दिया जा सकता है, नोटिस भेजा जाएगा, उसे अवसर भी दिया जाएगा, अवसर भी दिया जाएगा, अवसर में भी नहीं बुला पाता है तो उसको उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा, कार्यवाही किया जाएगा। ठीक, ये फ्लो चार्ट है इसका, कार्यवाही किया जाएगा। ठीक जी, अब समझते हैं। किसी ग्राम सभा का सम्मेलन हुआ, किसी भी सम्मेलन में गढ़पूर्ति होता है, उस गढ़पूर्ति को पूरा नहीं कर पाता है, उस गढ़पूर्ति को पूरा कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो दोस्तों ए नामक कोई ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में गढ़पूर्ति को पूरा कराने के लिए, गढ़पूर्ति कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो किसके किसके पास है? तो याद रखना है, दो लोगों के पास है। एक सरपंच साहब के पास है। क्यों? क्योंकि सरपंच दोस्तों पूरे ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है और ग्राम पंचायत में ही ग्राम सभा होते हैं, तो उत्तरदायित्व सरपंच के पास है। ठीक, दूसरा उत्तरदायित्व पंच के पास है। किसके पास? पंच। क्यों? क्योंकि पंच किसी न किसी वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक ना, उसका जवाबदारी है कि अपने वार्ड के सदस्य को ग्राम सभा में लेकर आए, उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्व केवल जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं उसी के पास ग्राम सभा की गढ़पूर्ति का उत्तरदायित्व होता है। एक लाइन में याद रखना है, उप सरपंच के पास नहीं है, क्योंकि उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। उप सरपंच जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, राइट। तो उत्तरदायित्व केवल दो लोगों के पास जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, एक सरपंच साहब के पास और दूसरा पंच साहब के पास। पंच आपके वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि सरपंच पूरे ग्राम पंचायत का कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब क्या क्या मान लो उत्तरदायित्व है सरपंच और पंच के पास, ठीक ना। सरपंच और पंच के पास क्या है? उत्तरदायित्व है गढ़पूर्ति कराने का। आज बैठक हुआ, गढ़पूर्ति नहीं हो पाया, फिर आगामी बैठक होगा, उसमें भी गढ़पूर्ति नहीं हो पाया, तो सरपंच और पंच को कुछ नहीं होगा। तीसरा बैठक हुआ, लगातार हो रहा है, तीनों बैठक में, तीनों सम्मेलन में पंच और सरपंच गढ़पूर्ति नहीं करा पा रहे हैं, तब के केस में नोटिस भेजा जाता है, अवसर दिए जाते हैं, कार्यवाही किए जाते हैं। ठीक, तो समझना है कब इसे नोटिस दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, कार्यवाही किया जाएगा, इसके संबंध में खूब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखना है, पॉइंट क्या याद रखना है कि लगातार शब्दों को याद रखना है। आज के बाद लगातार को नहीं भूलना है। लगातार 3 सम्मेलनों में, 3 सम्मेलनों में लगातार 3 सम्मेलनों में गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में, गढ़पूर्ति ना होने की स्थिति में, होने की स्थिति में, ठीक। आज सम्मेलन हुआ, गढ़पूर्ति नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर कुछ दिन बाद फिर लगातार ऐसे सम्मेलन हो रहा है, दूसरी बार गढ़पूर्ति नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर तीसरी बार गढ़पूर्ति हुआ, मतलब सम्मेलन हुआ, गढ़पूर्ति नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। लगातार 3 सम्मेलनों में गढ़पूर्ति नहीं करा पाया कौन? सरपंच और पंच। तब के कंडीशन में दोस्तों पहली बार नोटिस भेज जाएगा, उसको क्या भेज जाएगा? गढ़पूर्ति कराने की नोटिस, गढ़पूर्ति कराने
कि नोटिस भेजा जाएगा कि भाई आप लगातार 3 सम्मेलन में गढ़पूर्ति नहीं करा पाए हैं, तो आपको हम नोटिस देते हैं। तो नोटिस किसे किसे भेजा जाएगा, तो याद रखना है 2 लोगों को, एक सरपंच को नोटिस भेजा जाता है, दूसरा आपके पंच को नोटिस भेजा जाता है। पंच को क्या भेजा जाता है, नोटिस। इस नोटिस के माध्यम से उसे अवसर दिया जाता है, क्या अवसर, अवसर दिया जाता है। क्या अवसर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना है अगली 2 बैठक में गढ़पूर्ति का अवसर, क्या अगली 2 बैठक में गढ़पूर्ति, लिखिए गढ़पूर्ति का अवसर, कि भाई ठीक है लगातार 3 सम्मेलनों पर आप गढ़पूर्ति नहीं करा पाए, एक नोटिस के माध्यम से हम तुम्हें आगामी 2 बैठकों में गढ़पूर्ति कराने का अवसर देते हैं। मतलब कुल कितनी बार हो गया, आगामी 2 बैठक मतलब पहले 3 और आगामी 2 मतलब कुल 5 बैठक। अब ये 5 बैठकों में यदि गढ़पूर्ति नहीं करा पाया कौन, पंच और सरपंच, तब कार्यवाही होगा। क्या होगा, तब कार्यवाही, कार्यवाही होगा। कार्यवाही क्या होगा, क्या उसको मारेंगे पिटेंगे, अयोग्य करेंगे, सस्पेंड करेंगे, क्या करेंगे, कार्यवाही क्या होगा, तो याद रखना दोस्तों पद से हटाने का कार्यवाही, पद से हटाने की कार्यवाही, कार्यवाही, पद से हटाने की कार्यवाही किया जाएगा उसके खिलाफ, ठीक है ना। अब यह कार्यवाही करेगा कौन, मान लो पंच और सरपंच लगातार 3 बार बैठक नहीं बुला पाया तो उसे नोटिस भेजा, आगामी 2 बैठक में गढ़पूर्ति कराने का अवसर दिया, फिर भी वो गढ़पूर्ति नहीं करा पाया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगा पद से हटाने के लिए। लेकिन कार्यवाही करेगा कौन, तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए याद रखना है एक विहित अधिकारी होता है, विहित अधिकारी होता है, ठीक, विहित अधिकारी होता है। इसके लिए उसे पद से कौन हटाएगा, तो इसके लिए होता है एक विहित अधिकारी, और इसके लिए जो विहित अधिकारी होता है वह होता है कलेक्टर साहब। कौन होता है जी, कलेक्टर साहब होता है, याद रखना है, आज की बात नहीं भूलना है, कलेक्टर होता है। लेकिन याद रखना है कलेक्टर उसको पद से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उस पंच को या सरपंच को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो कलेक्टर हटाने से पूर्व, हटाने से पूर्व सुनवाई का अवसर देगा। बिना सुनवाई के अवसर दिए कलेक्टर साहब पंच और सरपंच को नहीं हटा सकता। पंच और सरपंच को अपने पक्ष रखने का अवसर अवश्य रूप से दिया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं दोस्तों। मैं दावा करता हूं कि यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। कल फिर मिलेंगे। गढ़पूर्ति मालूम नहीं हो पाता है तो स्थगन कर दिया जाता है, स्थगन नहीं करने पर क्या क्या होगा, क्या कार्यवाही होगा, फिर ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं, ग्राम सभा सम्मेलन की भाषा क्या होती है, अध्यक्ष का क्या रोल रहता है, इन सभी बातों पर और कुछ मिसलेनियस बातों पर कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।